तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड आता है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं और लगभग इससे 200 करोड़ रुपए की जो है वो आय होती है, ऐसा सरकारी आंकड़े बताते हैं। बड़े बड़े लोगों ने ये वक्फ संपत्तियां जो है अपने नाम आवंटित कर रखी है और वो इसके मुतवल्ली बन के, इसके संरक्षक बन के इन संपत्तियों से होने वाली आय को अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और नाम मात्र की राशि जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर जमा करते हैं। तो भोपाल की बात हो, इंदौर की बात हो, जबलपुर की बात हो, ग्वालियर की बात हो, हर जगह देश सामान्य मुस्लिम भी अपने हाथों में काली पट्टी पहन के नमाज अदा करते हैं। जिन लोगों ने प्रदर्शन धरने दिए हैं और वक्फ अधिनियम के खिलाफ जाकर उन्होंने जो बयानबाजी की है, उनमें किस तरह के लोग आप देखेंगे, इनमें वही लोग हैं कि जिनकी आय के अंदर इस संशोधन के होने के बाद वृद्धि रुक जाएगी या जिनके पास इन संपत्तियों से होने वाला किराया जो है वो आना बंद हो जाएगा। ये जो एक नैरेटिव चलता है, एक जो मिस इन्फॉर्मेशन पूरे समाज के बीच में फैलाया जाता है, इसका रास्ता क्या, कैसे होता है ये? तो ये मिसगाइड करने का जो सबसे बड़ा काम अभी देश के अंदर अगर कोई कर रहा है तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि एक अपने यहाँ से घोषणा करता है कि हमें इस जुमे को जो है इस चीज का विरोध करना है। कहीं गांव के गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर जाती है, कहीं मुकेश अंबानी के बंगले इंटीरिया को वक्फ की संपत्ति बताई जाती है, संसद भवन जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसको भी वक्फ। कैसे काम करता है वक्फ, कैसे होती है ये घोषणाएं, कैसी होती है, जमीनों पे अधिकार कैसे होता है? पूरी एक साजिश के तहत सरकारी व्यक्तियों को खरीद लिया जाता है और एक नूरा कुश्ती होती है कि केस जो है अदालत के अंदर लड़ा जाएगा। तो अदालत के अंदर लड़ने के बाद जो सरकारी वकील होते हैं या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, वो उस तरह के तथ्य, उस तरह का रिकॉर्ड वहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाते और एक तरफा जो फैसला होता है वो उस संपत्ति के लिए हो जाता है। क्या हम ये उम्मीद करें कि जो लोग नमाज के समय हाथों में काली पट्टी बांध के खड़े थे, वो वक्फ एक्ट अगर पास हो जाता है उसके बाद संशोधित बिल में कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी मस्जिद को आपसे, आपके इमाम बाड़ों को, आपकी खानगाहों को, आपके मदरसों को आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, पास का कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, आज के दिन की और इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर है संसद में पेश हो रहा वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट को लेकर जगह जगह पर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, मगर कोई भी जगह आपको विस्तार से नहीं बता पा रहा कि आखिर वक्फ एक्ट है क्या और इसको लेकर मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया कैसी होने वाली है। इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मामलों के जानकार इम्तियाज अली। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जो चीज मैं जानना चाहता हूँ कि एक वक्फ क्या है, वक्फ एक्ट क्या है और वक्फ बोर्ड क्या है? देखिए, इस चीज को हमें जरा डिटेल में समझना पड़ेगा कि वक्फ क्या है। बेसिक मैं हूं और मेरे परिवार में कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं है और मेरे बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, ये वो संपत्ति है, या मेरे पास अधिक संपत्ति है और उसमें से कुछ संपत्ति मैं समाज के उत्थान के लिए, ऐसे लोग जो कुरान के अंदर कहा गया है कि वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, इसमें विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, इसके अंदर अनाथ बच्चे हैं और ऐसे जरूरतमंद परिवार हैं जिनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए या उनको रहने के लिए उनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, तो ये पूरा वक्फ की संपत्तियां जो हैं ऐसे लोगों को दी जाए। तो वो पर्टिकुलर वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ करता है, मतलब दान करता है। तो दान करने के बाद एक प्रक्रिया होती है वक्फ बोर्ड की कि जो भी दानदाता होता है वो एक आवेदन करता है और आवेदन करके वहां पर इस वक्फ संपत्ति को दान करने की प्रक्रिया के अंदर भाग लेता है। ये 3 महीने की पूरी प्रक्रिया होती है। इसके अंदर पेपर के अंदर एड भी दिया जाता है और उस परिवार के लोगों से भी बातचीत की जाती है कि आपके परिवार का फला व्यक्ति इस संपत्ति को वक्फ कर रहा है। फिर ये संपत्ति जो है वक्फ के बोर्ड के अंदर दर्ज होती है और दर्ज होने के बाद इस संपत्ति को ऐसे वीकर सेक्शन जो कुरान के अंदर बताए गए हैं, वहां पर इस संपत्ति को उन जरूरतमंद लोगों को दी जाए या उससे होने वाली आय इन लोगों पर खर्च की जाए। तो ये वक्फ बोर्ड का गठन जो है इस्लामिक दृष्टि से किया गया, जिससे कि समाज के पिछड़े हुए लोग, समाज के ऐसे लोग जिनकी अपनी खुद की आवश्यकताएं हैं लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे जरूरतमंद लोगों को सहयोग देने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। वर्तमान में सरकार ने
के संविधान बनने 1954 के अंदर वक्फ बोर्ड का जो है एक मसौदा तैयार किया गया। वो मसौदे के अंदर हर राज्य के अंदर एक-एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और केंद्रीय वक्फ बोर्ड की का गठन किया गया और एक 8 सदस्य या 14 सदस्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों का एक गठन होता है और ये बोर्ड इस पूरे बोर्ड को चलाता है और चलाकर इन वक्फ संपत्तियों का संरक्षण करता है, संवर्धन करता है और इससे होने वाली आय जो है उस आय को जो है इन सामाजिक सरोकार की जो जगहें बताई गई हैं वहां पर इसको खर्च करता है। ये तो आपने कुरान की बात बताई कि होना क्या चाहिए, निर्देशित क्या किया गया। वास्तविकता क्या है? क्या वक्फ बोर्ड, क्योंकि आज दूसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है रेलवेज के बाद, वक्फ की संपत्तियों का क्या फायदा सच में सामान्य मुस्लिम परिवार को, जरूरतमंद मुसलमानों को मिलता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि अगर मैं पूरे भारत के बारे में बात करूं तो तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड आता है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। लगभग 8,000 के लगभग बल्कि 8 लाख के लगभग संपत्तियां हैं पूरे देश के अंदर और लगभग इससे 200 करोड़ रुपए की जो है वो आय होती है, ऐसा सरकारी आंकड़े बताते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो वक्फ संपत्तियां हैं, इन पे अधिकार किसका है? ये संपत्तियां किसको आवंटित की जाए और इस संपत्तियों से होने वाली आय जो है वो किस पर खर्च की जाए। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं देखने में आ रहा है। मैंने देखा है देश के अलग-अलग भूभागों के अंदर जाके, लखनऊ के अंदर देखा, आसाम के अंदर देखा, हैदराबाद में देखा, मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर इसको देखा कि जो वक्फ संपत्तियां हैं, इसमें अधिकतर संपत्तियां ऐसे धनंजय लोगों को आवंटित की गई हैं कि जिनको इनकी आवश्यकता नहीं है। और इस्लाम में स्पष्ट है ये वाली चीज, यदि आपने वक्फ की संपत्ति को अनावश्यक रूप से अपने पास रखा या उससे होने वाली आय को अपने और अपने परिवार पर खर्च किया, इन केस की जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति होती है उसकी धूल भी अगर आपके घर के अंदर आ जाएगी तो आपका, आपके परिवार का सर्वनाश हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ये कुरान और इस्लाम में कहा गया है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े लोगों ने ये वक्फ संपत्तियां जो है अपने नाम आवंटित कर रखी हैं और वो इसके मुतवल्ली बन के, इसके संरक्षक बन के इन संपत्तियों से होने वाली आय को अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और नाम मात्र की राशि जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर जमा करते हैं, जिससे कि जो वर्ग जिसको इस संपत्ति का लाभ होना चाहिए था, इससे होने वाली आय से जिन लोगों का उत्थान होने वाला था वो सब रुक गया। इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि आज वक्फ बोर्ड के बिल में या वक्फ बोर्ड अधिनियम के अंदर संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। आप जाकर देखिए, आज जो विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न समाचार पत्रों पर और पिछली जो ईद निकली है, ईद पर जिन लोगों ने प्रदर्शन, धरने दिए हैं और वक्फ अधिनियम के खिलाफ जाकर उन्होंने जो बयानबाजी की है, उनमें किस तरह के लोग आप देखेंगे, इसमें वही लोग हैं कि जिनकी आय के अंदर इस संशोधन के होने के बाद वृद्धि रुक जाएगी या जिनके पास इन संपत्तियों से होने वाला किराया जो है वो आना बंद हो जाएगा और ये संपत्तियां कहीं जरूरतमंद लोगों को आवंटित ना हो जाए। इससे समाज का, मुस्लिम समाज का उत्थान नहीं हो जाए और जो पसमानदा समाज जो है मुस्लिम समाज के अंदर, जिसको कि सबसे ज्यादा हाशिए पर रखा गया, इस पसमानदा समाज के लोगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। इसके लिए इस तरह के लोगों ने प्रयास किया है कि हमको मुस्लिम समाज को पीछे रखना है और पीछे रखने के लिए जरूरत है कि वक्फ बोर्ड से होने वाली आय हमें इस पसमानदा समाज पर खर्च नहीं करनी है, जिससे कि इस समाज को, इस दबे हुए लोगों को, इन आवश्यकताओं वाले लोगों को, इस समुदाय को हम अपने उंगलियों पर नचा सके और जैसा उनको जहां पर कहें वो आकर खड़े हो जाए। और वही होगा जो पिछले 70 साल से देश के अंदर हो रहा है कि वह गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है। लेकिन वर्तमान में जो संशोधित बिल आ रहा है, आज जिस बिल पर केंद्र के अंदर, लोकसभा के अंदर चर्चा होने वाली है, मैं समझता हूं कि वो ध्वनि मत से ये संशोधन बिल जो होगा वो पास होगा। और ये संशोधन प्रथम बार नहीं हो रहा है, कांग्रेस सरकार के समय में भी 2-3 बार इस बिल के अंदर संशोधन किया गया है। तो ये संशोधन आज के समय की आवश्यकता थी और इस समय इस संशोधन से पसमानदा समाज के लोगों को जो लाभ होने वाला है वो आपको ये संशोधन होने के बाद पता चलेगा। सर, ये बात ठीक है, ये बात हर बहुत जगहों पे आ रही है कि इसका लाभ मुट्ठी भर लोगों को मिल रहा है। लेकिन जब अभी ईद पे हमने देखा तो भोपाल की बात हो, इंदौर की बात हो, जबलपुर की बात हो, ग्वालियर की बात हो, हर जगह पर, देश भर सामान्य मुस्लिम भी अपने हाथों में काली पट्टी पहन के नमाज अदा करने के लिए गए।
देश भर के जो मुस्लिम नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर वक्फ को छेड़ा गया तो आपकी मस्जिदें आपसे छीन ली जाएंगी। अगर वक्फ के ऊपर सरकार ने नजर डाली तो देश भर में सीए से बड़ा आंदोलन होगा। क्या सच में मुस्लिम समाज वक्फ एक्ट के बाद सड़कों पर उतर सकती है? क्या कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है? कैसा क्या क्या संभावना है? देखिए, कुछ कथाकथित संगठन हैं देश में जो कि इस माहौल को बनाने में कई साल से महीनों से लगे हुए हैं, और उसी का परिणाम जो मैंने अभी आपको बताया कि ईद की नमाज में जो काली पट्टी बांधकर लोगों ने अपना विरोध और प्रदर्शन किया है वो दिखता है, और वो सामान्य लोगों के भी हाथ पर वो काली पट्टी आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन आप एक बात बताइए, जब हम मंदिर के में प्रवेश करते हैं, किसी सामाजिक या धार्मिक स्थल पर प्रवेश करते हैं, तो हर जगह की एक परंपराएं होती हैं। जैसे कि मंदिर के अंदर आप आए तो आपको टीका किया जाता है आरती के बाद। क्या जब वो टीका किया जाएगा तो क्या आप अपना सर पीछे करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे ही जब मस्जिद के अंदर आप इंटर हो रहे हैं, उनसे कहा जाता है कि भाई ये हमारे खिलाफ एक आंदोलन है, उसमें आपको भागीदार होना है, इसलिए आप काली पट्टी बांधिए। वो काली पट्टी बांधने वाले सामान्य व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि इस काली पट्टी बांधने के पीछे क्या उद्देश्य है। उद्देश्य उसको पता नहीं है, उसने तो बांध लिया कि सब लोग बांधे हुए थे और हमारे धर्मगुरु बांधे हुए थे, तो हमें भी ये काली पट्टी बांध के इसका प्रदर्शन करना है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी सामाजिक धर्मगुरुओं को और जो मुस्लिम समाज के तथाकथित ठेकेदार बनते हैं, उनसे स्पष्ट कहूंगा कि ऐसी बस्तियों में जाएं जहां पर वीकर सेक्शन के मुस्लिम रहते हैं। उन लोगों को क्या वक्फ बोर्ड अधिनियम के बारे में पता है? अरे उन्हें तो यह भी नहीं पता है कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, वक्फ बोर्ड में किस तरह की संपत्तियां होती हैं। तो आज जो अवेयरनेस की जो कमी है पसमानदा समाज में, वो पिछड़े मुस्लिमों के अंदर, उसको शासन को, प्रशासन को और केंद्र सरकार को चाहिए कि लोगों के बीच एक जागरूकता चलाए और इस संशोधित बिल और इस वक्फ बोर्ड के बारे में लोगों को बताए और उनसे आम राय ले। तब आपको पता चलेगा कि कितने प्रतिशत लोग इस वक्फ बोर्ड अधिनियम या इस बिल के खिलाफ हैं। सर, बात बिल्कुल ठीक है कि हाथों में पट्टी बांधी है, उनको पता नहीं है कि उद्देश्य क्या है। तो शाहीन बाग का भी आंदोलन जब चल रहा था तो बहुत लोग आंदोलन में बैठे थे जिन्हें नहीं पता था कि आंदोलन क्यों। सीए के कानूनों के बाद जो आंदोलन खड़ा किया गया, उसे ऐसा दिखाया गया कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि वास्तविकता में वो कानून बिल्कुल अलग था। तो ये जो एक नरेटिव चलता है, एक जो मिस इन्फॉर्मेशन पूरे समाज के बीच में फैलाया जाता है, इसका रास्ता क्या, कैसे होता है ये कि एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक गलत जानकारी उठाई जाती है और गलत जानकारी पूरे समाज के अंदर एक्सेप्टेबल हो जाती है? देखिए, जैसे मैंने कहा है, कुछ संगठन हैं जिनका कार्य ही यह है कि हमें समाज में समय समय पर जाना है और जाकर इस तरह के मुद्दों पर उनको मिसगाइड करना है। तो ये मिसगाइड करने का जो सबसे बड़ा काम अभी देश के अंदर अगर कोई कर रहा है तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो कि एक अपने यहाँ से एक घोषणा करता है कि हमें इस जुमे को जो है इस चीज का विरोध करना है। और ये काली पट्टी बांध के विरोध करने का जो निर्णय लिया गया और जो सोशल मीडिया के अंदर समाचार आए, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से। इतना पावरफुल है ये बोर्ड? ये बोर्ड पावरफुल क्यों है और इसको इतना पावरफुल क्यों बना दिया गया, इसमें किस तरह के लोग हैं, अगर आप देखेंगे तो कुछ ही लोग इस संगठन का हिस्सा हैं। समाज का हर व्यक्ति इस संगठन का हिस्सा नहीं है। तो सरकार को ऐसे संगठनों को भी देखना चाहिए कि वो किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, किस तरह का संदेश समाज में फैल रहा है और इस संदेश से किस तरह का माहौल देश के अंदर क्रिएट होगा। आज भारत सरकार मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए जितनी योजनाएं या जितनी जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए 3 तलाक के मुद्दे पर जो उन्होंने काम किया, आज इस संगठन ने कभी यह अध्ययन नहीं किया कि 3 तलाक का जो संशोधन हुआ और 3 तलाक पर जब बैन लगाया गया तो देश में इसका क्या प्रभाव पड़ा, कितने प्रतिशत जो है तलाक का दर जो है वो कम हुई, इसका अध्ययन करके उन्होंने नहीं बताया। अगर इसका अध्ययन करके वो देख लेंगे तो समाज के सामने या जिन लोगों को वो बहला फुसलाकर इस तरह के कामों के अंदर लिप्त करवाते हैं, उनके सामने खड़े होने की उनमें हिम्मत नहीं हो। तो आवश्यकता है कि ऐसे संगठन, और ऐसे संगठन पनपते क्यों हैं, ऐसे संगठनों को कहाँ से सहयोग मिलता है, इसके पीछे कौन से लोग हैं,
उनका भी अध्ययन करके भारत सरकार को इन संगठनों को और भी जानकारी लेनी चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दूसरे संगठन इस तरह के काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर मुस्लिम ही क्यों? उसके अंदर दूसरे समाज के लोगों को भी लाइए, वो भी इसके अंदर सहयोग करेंगे, वो भी आपकी योजनाएँ बनाने में आपको सहयोग करेंगे। और जब सभी समाज के लोग इस तरह के संगठनों के अंदर आएँगे, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी योजना बनेगी और समाज उसके अंदर विकास की ओर अग्रसर होगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, यूसीसी आ जाता है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएगा, उसकी भूमिका खत्म हो जाएगी। देखिए, आज जिस तरह से कानूनों के अंदर बदलाव हो रहा है और बहुत सोच समझकर इन कानूनों को अंदर बदलाव किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे जिस तरह की दुकानदारियां हैं, जो संगठन है, उनके सामने संकट खड़ा हो जाएगा। तो वो संकट को वो भाप गए हैं, इसीलिए इस तरह का विरोधाभास पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाकर इसके लिए करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में अगर सरकार चाहे तो कोई बड़ा आंदोलन, बड़ा इस तरह का प्रदर्शन होने की मुझे उम्मीद नहीं लगती। जहाँ-जहाँ इस तरह के प्रदर्शन होंगे, उन प्रदर्शनकारियों के साथ अगर सरकार बैठ के बात करे और बात करने के बाद इस मामले में लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और लोगों का राय लिया जाए, लोगों से मशवरा लिया जाए और मशवरे के उपरांत इसकी होने वाली आय और किस तरह के फायदे पसमानदा समाज को या मुस्लिम समाज को होंगे, अगर वो समाज के सामने रखा जाता है, तो मेरा मानना है कि अभी भी और पूर्व में भी और आने वाले समय में भी जो भी संशोधित बिल आएँगे, जो नए नियम आएँगे, उसका मुस्लिम समाज से स्वागत करेगा और उसको बनाने में भी अपना पूरा-पूरा सहयोग करेगा। अच्छा, असल में मेरी क्यूरियोसिटी है, मैं लौट के वापस वक्त पे आना चाहता हूँ। एक बोर्ड जो 1954 में बनता है और उसके पास इतनी जमीनें, इतनी संपत्तियां हो जाती हैं कि वो देश का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर बन जाता है। कैसे होती है संपत्ति वक्फ? कैसे इतनी सारी संपत्तियां और इतने सारे तो विवाद जुड़े हुए हैं वक्फ बोर्ड के साथ। कहीं गांव के गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित करी जा रही है, कहीं मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया को वक्फ की संपत्ति बताई जाती है। संसद भवन जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसको भी वक्त की संपत्ति। कैसे काम करता है वक्त? कैसे होती है ये घोषणाएं? कैसी होती हैं जमीनों पे? अधिकार कैसे होता है? ये प्रक्रिया काम कैसे? अब देखिए, जैसा आपने देखा कि मुगल आक्रांता आए, उन्होंने देश पर अपना जो है राज किया और लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर देश में राज किया। लेकिन बाद में उनका जो राजपाट था वो खत्म हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ जो थे ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने यहाँ पर हुकूमत करी, यहाँ पे उनका साम्राज्य था। तो क्या मुगलों की हुकूमत ब्रिटिश के टाइम पे रही? समाप्त हो गई। तो जब मुगलों की हुकूमत समाप्त हो गई, ब्रिटिश की हुकूमत समाप्त हो गई, भारत में एक संविधान बन गया और संवैधानिक दृष्टि से हर चीज को देखा गया, तो मुझे लगता है कि वो जो संपत्तियां जो पूर्व में वक्फ की गई थी या नहीं की गई थी या मुगलों की संपत्तियां थी या जो भी नियम आए उस नियम के अनुरूप वो भारत की संपत्ति हो गए। लेकिन यहाँ पर पूरा एक खेल जो है वक्फ संपत्तियों को बढ़ाने का किया गया। जो ऐसे मकान थे या जो ऐसी संपत्तियां थी जिनको हम शत्रु संपत्ति बोलते हैं, भोपाल और जहां-जहां जूनागढ़, हैदराबाद, लखनऊ जो कि मुस्लिम रियासतें रही हैं, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां दिखेंगी। उसके पीछे जो देखने में आता है कि जो लोग अपनी संपत्तियों को यहाँ पर छोड़कर चले गए और देश छोड़कर चले गए, दूसरे देश के अंदर जाके उन्होंने शरण ली या वहीं के वो निवासी हो गए। अब यहाँ जो उनकी संपत्ति थी, वो संपत्ति जो थी वो शत्रु संपत्ति अनाउंस हो, इससे पूर्व ही उनके तथाकथित लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने या जो लोग ही गए थे, उन्होंने उनका एक हिबानामा या उनका एक जो है ऐसा उनकी एक डीड जो है वो सरकार के सामने, बोर्ड के सामने प्रस्तुत करी कि भाई इन्होंने तो ये जो मकान था या जो संपत्ति थी, ये पूर्व से ही जो है दान दे दी थी, वक्फ कर दी थी। तो ऐसी बहुत संपत्तियां आजादी के बाद वक्फ बोर्ड के अंदर जुड़ी गई हैं। तो अध्ययन करने की आवश्यकता है कि आजादी से पूर्व कितनी संपत्तियां थी जो वक्फ के अंदर थी और आजादी के बाद कितनी वक्फ संपत्तियां थी जो वक्फ बोर्ड के अंदर मर्ज हुई हैं और बढ़ी हैं। इन संपत्तियों का अध्ययन जब किया जाएगा तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि संपत्तियां कैसे बढ़ी। दूसरा तो सरकारी तंत्र है, क्योंकि मैं भी सरकार में रहा हूं, मुझे वहां की व्यवस्थाएं मालूम है। आज भोपाल में कई मकान ऐसे हैं
कि जो पूर्व में सरकारी आवास हुआ करते थे, उन सरकारी आवासों के अंदर वरिष्ठ अधिकारी रहकर गए हैं, वो उनको एक व्यवस्था के तहत आवंटित हुए। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति उस सरकारी मकान पर कब्जा करता है और कब्जा करके एक हिबानामा पेश करता है कि भाई ये संपत्ति जो है नवाब ने हमारे परिवार के लोगों को हिबा की थी, या इस संपत्ति को जो है हमारे परिवार के लोगों ने जो है वक्फ बोर्ड के अंदर जो है वक्फ कर दिया था, दान कर दिया था। जब ये पूरा केस चलता है तो सरकारी महकमा जो की है, पीडब्ल्यूडी है या अन्य विभाग हैं, उनके विभाग से पूरा रिकॉर्ड गायब हो जाता है। ये अचानक रिकॉर्ड कैसे गायब हो जाता है? पूर्व में जो मकान, जो संपत्ति आप शासकीय कर्मचारियों को आवंटित कर रहे थे, आज वो संपत्ति का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। तो पूरी एक साजिश के तहत सरकारी व्यक्तियों को खरीद लिया जाता है और एक नूरा कुश्ती होती है कि केस जो है अदालत के अंदर लड़ा जाएगा। और अदालत के अंदर लड़ने के बाद जो सरकारी वकील होते हैं या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, वो उस तरह के तथ्य, उस तरह का रिकॉर्ड वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाते और एक तरफा जो फैसला होता है वो उस संपत्ति के लिए हो जाता है। तो इस तरह संपत्तियां बड़ी हैं और फर्जी हिबानामों के आधार पर मैं एक बात बोलूंगा आपको। हिब्बानामा फर्जी कैसे हो सकता है? हिब्बानामा अगर नवाब के समय का है तो नवाब के समय बना होगा, फर्जी हिब्बानामा कैसे बनेगा? हिब्बानामा मतलब डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट। देखिए, आप हैं और आपके परिवार के लोगों का भोपाल से कोई संबंध ही नहीं रहा आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले। तो आज आपके नाम हिब्बानामा कैसे बन जाएगा? सोचने वाली बात ये है। देखिए, ये बड़ा आधुनिक दौर है, यहाँ पर हर तरह के डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। ऐसे लोग हैं दिल्ली, भोपाल के अंदर कि वो नवाब टाइम का स्टाम्प पेपर भी आपको लाकर दे देंगे। उस पेपर की क्वालिटी आपको इतनी डैमेज दिखेगी कि ये सच में 70 साल पुराना स्टाम्प है। उस पर जो मछली वाला जो लोगो होता था नवाब टाइम का, वो भी लगा होगा। और उस टाइम जो हैंड राइटिंग से हिबानामा लिखा जाता था, उसी राइटिंग के अंदर हिबानामा भी लिखा जाता है। तो एक पूरा एक मैं कहूँगा एक गैंग है इन जगहों पे, वो हिबानामाओं को तैयार करता है और इस तरह के फर्जी दस्तावेज बना के कई संपत्तियों पे मालिकाना हक जताकर इस तरह के दस्तावेज तैयार करके इन संपत्तियों को जो है वो प्राइवेट हाथों के अंदर दिया जा रहा है। और भोपाल और दूसरे शहरों के अंदर कई बड़ी-बड़ी मल्टी बिल्डिंग्स जो हैं, इस तरह के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी है। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को और केंद्र सरकार को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो संपत्तियां पिछले 10-15 वर्षों के अंदर बड़ी हैं, उन संपत्तियों की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और वो इन संपत्तियों की जांच करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये संपत्तियां कैसे वक्फ में आई या हिबा बन के प्राइवेट लोगों के हाथों में दी गई। अच्छा, अगर पहले इतनी सारी संपत्तियां वक्त हुई हैं, खैर पिछले की जांच का तो इस जब पहले बिल आया था उसमें भी कोई क्लॉज नहीं था कि पिछली संपत्तियों की जांच हुई, लेकिन अगर पहले संपत्तियां वक्त हो रही थी इतनी बड़ी संख्या में, तो आज भी संपत्तियां वक्त हो रही हैं? मतलब अगर आपकी जानकारी में हो, क्योंकि आपने इस पर लंबा काम किया है, कि अभी भी संपत्ति लोग अपनी वक्फ कर रहे हैं, क्या उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है? देखिए, एक समय था, अगर मैं आज से 15 साल 10 साल पहले की बात करूं तो मेरे पास कई लोग आते थे ऐसे, जिनके लोग या तो इस देश के बाहर चले गए या उनके कोई परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो कि इन संपत्तियों को देख-रेख कर सके। तो वो लोग मेरे पास आते थे, कहते थे भाई मुझको अली साहब ये अपनी संपत्ति है, इसको वक्फ करना है और वक्फ करके मैं चाहता हूं कि यहाँ पे शिक्षा से संबंधित कार्य हों या स्वास्थ्य से संबंधित इन संपत्ति पे काम हो। तो आज से 10 साल पहले कुछ लोग आते थे, आज वो परसेंटेज बड़ा कम हो गया है। मुस्लिम समाज के ऐसे लोग जो सही में संपत्ति को वक्फ करना चाहते हैं, वो यहाँ की बंदरबाट देख के, यहाँ की अव्यवस्थाओं को देख के, वो अब इन्होंने वक्फ करना भी बंद कर दिया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वक्फ संपत्तियों को वक्फ करते हैं। मैं पूरे देश के वक्फ बोर्डों का आंकड़ा अगर आपके सामने प्रस्तुत करूं तो पिछले 10 वर्षों के अंदर नाम मात्र की संपत्तियां ही जो है वक्फ बोर्ड के अंदर मर्ज हुई हैं या लोगों ने उसके वक्फ बोर्ड के अंदर दान किया है।
तो ये जो रेट गिरा है वक्फ संपत्तियों को दान करने का, उसकी वजह ये है कि वक्फ संपत्तियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया और इसकी आय से जिन लोगों को लाभ हुआ है उन्होंने देखा, इसलिए उन्होंने इन संपत्तियों को दान करना भी अब बंद कर दिया है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों का जो वक्फ बोर्ड पे एक जो विश्वास था, जो एक फ़ैथ था और जो इस्लामिक दृष्टि से वक्फ बोर्ड को काम करना चाहिए था, वैसे बोर्ड इस काम को नहीं कर पा रहा है। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि जो अ अ, निजी संपत्तियाँ वक्फ बोर्ड में आना थी, वो नहीं आएँगी। जो संपत्तियाँ बड़ी हैं, वो फर्ज़ीवाड़ा करके सरकारी संपत्तियों को या ऐसी संपत्ति हैं जिनका कोई भी मालिकाना अधिकार किसी के पास नहीं है, तो उन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के अंदर लाकर उसका किरायानामा बनवाकर मुतवल्ली वो लोग बने और तथाकथित राजनीतिक लोग और जो असरदार लोग उन शहरों के अंदर हैं, वही इन संपत्तियों के मुतवल्ली बनकर वहाँ से होने वाली आय को अपने और अपने परिवार पर वो खर्च कर रहे हैं। बहुत चौंकाने वाली बातें हैं, जो बातें आपने बताई कि हमारी देखने की दृष्टि ही कुछ और है। आज जब हमारा ये वीडियो आएगा, जब पब्लिश होगा, जब लोग इसे देख पाएँगे, उस समय तक लगभग फाइनलाइज़ेशन की तरफ होगा कि वक़्फ़ एक्ट के ऊपर क्या होने वाला है। 8 घंटे की चर्चा है। मुझे लगता है कि संसद में वॉकआउट होगा, संसद स्थगित होगा, वो चर्चा शायद थोड़ी लंबी खींचेगी। क्या हम ये उम्मीद करें कि जो लोग नमाज के समय हाथों में काली पट्टी बांध के खड़े थे, वो वक्फ एक्ट अगर पास हो जाता है, उसके बाद सड़कों पर नजर आएंगे? क्या फ्रीक्वेंसी होगी और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे इस तरह के किसी डिस्टर्बेंस को रोका जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2% लोग ऐसे हैं जो कि प्रभावित होंगे और वो 2% लोग ही जो है समाज को जो है उग्र करेंगे या समाज में इस तरह की भ्रांति पैदा करेंगे कि हमें उग्र आंदोलन करना है, प्रदर्शन करना है। यदि भारत सरकार मुस्लिम बस्तियों में ऐसी जगहों पर कि जहाँ पर इस तरह के वर्ग रहते हैं, वो विशेषकर मुस्लिम धर्मगुरुओं को अपने विश्वास में ले और विश्वास में लेके वहां पर जो संशोधित बिल है, इसके क्या लाभ होने वाले हैं, कौन लोग इससे प्रभावित होंगे। जो एक बात कही जा रही है कि आज आपके जहां आप नमाज पढ़ते हैं, वो मस्जिदें आपसे छीन ली जाएंगी। लोगों पे डर है कि हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे फिर जाके, जब हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी। इस संशोधित बिल में कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी मस्जिद को आपसे, आपके इमाम बाड़ों को, आपकी खानगाहों को, आपके मदरसों को आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। पास्ट का कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ जो लोगों के अंदर आई है कि हमारी खानगाह, हमारे मदरसे, हमारे इमाम बाड़े, हमारी मज़ारें, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएँगी। तो सरकार एक कार्य योजना बनाकर मुस्लिम समाज के बीच में जाए और मुस्लिम समाज के बीच में जाकर जो लोगों के अंदर गलतफ़हमियाँ हैं, उनको दूर करने का काम अगर करेगी और अगर इसको तत्काल करना प्रारंभ करेगी, तो इस तरह के आंदोलन या इस तरह की जो तथाकथित लोगों द्वारा जो धमकियाँ दी जा रही हैं कि देश के अंदर हम दूसरा कश्मीर बना देंगे, तो ऐसे हालात पैदा होने का मुझे नहीं लगता कि आज देखिए, अब 370 कश्मीर से हटी, उससे पहले क्या होता था कि 370 हटेगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत तरह के उसके इम्पैक्ट निकल के आएंगे। लेकिन 370 हटने के बाद आप जाके कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, उनके रूरल एरियाज के अंदर जाके आप देखिए कि वो लोग चाहते थे कि इस तरह की व्यवस्था लागू हो। आज वहां पर व्यापार भी बढ़ा है। इस तरह की जो बातें की जा रही थी 370 का हटने से इस तरह की परेशानियां वहां पर होंगी, लेकिन कोई समस्या ऐसी नहीं आई है। एक्चुअली हो ये रहा है कि 2% लोग जो हैं समाज का प्रतिनिधित्व जो है मीडिया के माध्यम से, संसद के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से कर रहे हैं और वो जैसा परोसते हैं, यही समझा जाता है कि पूरे 100% मुस्लिम समाज का यही सोच है। तो इस सोच को हमें वर्गीकरण करना होगा, उसको अलग-अलग करके देखना होगा, तभी आप इस पूरे मुद्दे को अलग-अलग तरीके से देख पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना समय निकाला, हमारे बीच आए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने इतनी बात की। आप इस मामले के जानकार हैं, मैं इस मामले का बस क्यूरियस हो सकता हूँ कुछ। आपको लगता है कोई ऐसी बात जो जानी चाहिए दर्शकों के बीच और हमारी चर्चा में अब तक नहीं आ पाई, जो हमसे छूट गई? देखिए, मेरा आपके मंच के माध्यम से मुस्लिम समाज और जो पसमानदा समाज है, विशेषकर उनको मेरा अनुरोध है कि आप पूरे प्रकरण को और पूरे संविधान को समझिए
उस समझने के बाद निर्णय लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं, इन निर्णयों के पीछे सरकार की क्या मंशा है। जो नकारात्मक माहौल पूरे देश में वक्फ बोर्ड अधिनियम के खिलाफ बनाया जा रहा है, इसको आप लोग समझें। तभी जो लोगों के हाथ की कठपुतली आप बनते हैं या समाज के वो जो तथाकथित ठेकेदार हैं, जो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनके साथ चलने में आपका विकास नहीं होगा। हमें अपने बच्चों को अगर शिक्षित करना है और उनको एक अच्छे तरह का स्वास्थ्य देना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग सही तरीके से हो। और अगर इन वक्फ संपत्तियों का उपयोग सही तरीके से होगा, तो निश्चित तौर पे जो आज 200 करोड़ रुपए या 2000 करोड़ की जो इनकम वक्फ संपत्तियों से हो रही है, वो 2000 करोड़ होगी। और ये 2000 करोड़ रुपए तब मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, विधवा महिलाओं के उत्थान के लिए, यतीम बेसहारा बच्चों के उत्थान के लिए, इनकी शिक्षा, स्वरोजगार, इनके स्वास्थ्य के लिए खर्च करेंगे, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में देखने को आएगा। तो मेरा इन मंच के माध्यम से सभी समाज के लोगों से अनुरोध है कि वो वक्फ बोर्ड के अधिनियम को समझें, और इसको समझकर अगर आपको लगता है कि कहीं इसके अंदर कमी है, तो आप अपनी बात सरकार के समक्ष रखें। उसकी भी व्यवस्था सरकार ने की हुई है, और विभिन्न मंचों के माध्यम से आप अपनी राय, अपना मशवरा, और जो अगर आपको समस्याएं हैं उससे आप सरकार को अवगत कराएं, तो निश्चित तौर पर सरकार आपकी बातों को मानकर उस संशोधित बिल के अंदर उसका भी समाधान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। इस तरह के वीडियोस, इस तरह की चर्चाएं हम लगातार आपके बीच लेकर के आते रहते हैं, और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आयुक्त को आप एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।